हेलो गुड इवनिंग साथियों। आप सभी का केमिस्ट्री विथ अमर में बहुत ही वेलकम है। और जैसा कि 11th के लिए 2.6 बैच ऑलरेडी रनिंग है। और आज हम लोग यूनिट 1 मोल कंसेप्ट की कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ग्राम समतुल्य की जो अवधारणा है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसके पहले 3 पार्ट हो चुका है। जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं देखा है जाकर के देख लें। ठीक है, तो आपका 11th का, ठीक है, समय के साथ ये आपका पूरा कोर्सेज कंप्लीट हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप क्लासेस से बने रहें और कंटिन्यू चैनल को आप विजिट करते रहें। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग क्या समझने वाले हैं, कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ग्राम समतुल्य की अवधारणा है। देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था मोलिकुलर वेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, मोलिकुलर वेट क्या होता है, किसी भी अणु का जो भार होता है, मोलिकुलर वेट। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम बाय इक्विवेलेंट। देखिए नाम में छुपा है ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट। तो ग्राम समतुल्य निकालेंगे कैसे, तो ग्राम बाय समतुल्य भार। तो ग्राम मतलब कि जी फोर मतलब दिया गया द्रव्यमान ग्राम में, और ई फोर इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो समस्या अब ये क्या है कि गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। तो हम लोगों को अब इस इक्विवेलेंट वेट के बारे में समझना है कि आखिर ये क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे इक्विवेलेंट वेट, समतुल्य वजन क्या है। ठीक है, देखिए बच्चों, आप शॉर्टकट में आप दिमाग में सेट कर सकते हैं। मतलब जो ये मेरा आणविक द्रव्यमान होता है, जैसे हम लोग का शरीर का वजन है अपना, है कि नहीं। हमारे बॉडी का अपना कुछ वजन है। अगर मान लीजिए हम कुछ ज्यादा खाते हैं तो हमारा बॉडी मोटा हो जाता है, नहीं खाते हैं तो पतला हो जाता है। ठीक है, दैट मीन्स कि बहुत सारे कारणों की वजह से हमारा ओरिजिनल वेट में डिस्टरबेंस हो जाता है। तो उसी डिस्टर्ब्ड वेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, समतुल्य या इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। बाकी यहाँ डिफरेंशियल लिखा है, आप देख सकते हैं, लेकिन आप शॉर्टकट में समझिए डिस्टर्ब्ड वेट। ठीक है, दैट मीन्स मोलिकुलर वेट इज डिस्टर्ब्ड बाय एक्स फैक्टर। मतलब हमारा आणविक भार जो होता है एक्स कारक से विक्षुब्ध हो जाता है। मतलब किसी किसी कारण से एक्स कारक से वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो डिस्टर्ब मतलब कि डिस्टर्ब्ड, परिवर्तित जो हमारा आणविक भार होगा, दैट इज द इक्विवेलेंट वेट। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, चीजों को ये समझना जरूरी है। डिफरेंशियल एग्जाम में लिखना नहीं आता है, बस कि समझना है। तो हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या, मोलिकुलर वेट एम जीरो का मतलब आणविक द्रव्यमान, और बटे एक्स फैक्टर, बटे एक्स फैक्टर। देखिए हमारा जो एम जीरो कहने का मतलब मेरा ओरिजिनल द्रव्यमान, और ये एक्स फैक्टर से क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा। एक्स फैक्टर क्या क्या हो सकता है, जैसे हमारे शरीर का वजन है, अब उसमें गुपचुप ज्यादा खा लेंगे, समोसा ज्यादा खाएंगे, रसगुल्ला ज्यादा खाएंगे, बर्गर खाली सिर्फ खाएंगे, सिर्फ पिज्जा खाएंगे, तो हमारा क्या होगा, ओरिजिनल जो वेट है वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। मान लीजिए हमारा वेट 60 के जी था, अब कुछ खाएंगे, हम खाएंगे ही नहीं तो घट करके घट जाएगा, तो कभी बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो शॉर्टकट में आपको याद रखना है कि मेरा डिस्टर्ब वेट क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट वेट। और ये एक्स फैक्टर जो होता है ना भाई, ये एक्स फैक्टर क्या क्या हो सकता है ऐसे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें सबमिटेड है। एक्स फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो एसिड बेसिसिटी हो सकता है, एसिडिटी हो सकता है, या मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो एक्स फैक्टर क्या क्या हो सकता है, आपका क्षारक अम्लता, क्षारकता, या ये एक सकारात्मक नकारात्मक चार्ज का ये होता है। बस इसमें आपको तो ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो अभी हम शॉर्टकट में आपको बताते हैं कैसे निकालना है। ठीक है, हम लोग शॉर्टकट में समझेंगे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं एल्युमिनियम का, किसका बात कर रहे हैं, एकदम अच्छी तरह से समझना है कंसेप्ट। ठीक है, यहाँ से आपका एकदम क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। जैसे हम बात कर रहे हैं एल्युमिनियम के बारे में, ठीक है। तो एल्युमिनियम का अगर हम बात करें, तो एल्युमिनियम का तो हम लोगों को पता है कि क्या होता है, परमाणु संख्या तो मेरा होता है 13, और परमाणु भार होता है 27। ये परमाणु भार हो गया 27, लेकिन कंसेप्ट हम क्या बताएं, इसी का हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना, ई एल्युमिनियम। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका एटॉमिक मास जो होगा 27, वो डिस्टर्ब हो जाएगा किसके, एक्स फैक्टर से। कौन से फैक्टर से, एक्स फैक्टर से। तो पहला कंडीशन में हम लोग बात करते हैं, इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे एक्स फैक्टर। ठीक है, देखिए बच्चों, तो इस कंडीशन में आप एक्स फैक्टर क्या लीजिएगा, इसका मतलब एक्स फैक्टर, इसका हम वैलेंसी को ले लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इक्विवेलेंट वेट को ऑन वैलेंसी, संयोजकता के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर, सबसे पहले हम लोग ऑन वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी का मतलब हो गया संयोजकता के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर, संयोजकता।
देखिए बच्चों, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका वैलेंसी के हिसाब से बन जाएगा। अगर प्लस माइनस में तोड़ने का आपको आइडिया है तो मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसका हम जानते हैं कि एल्युमिनियम का 3 होता है, 3 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा एक्चुअल में 3 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 ग्राम 9 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम का, ठीक है, तो मैग्नीशियम का तो हम जानते हैं कि परमाणु संख्या होता है 12, ये 12 और परमाणु भार होता है 24। लेकिन अगर पूछेगा इसका इक्विवेलेंट वेट बताइए, मतलब मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार वाला फॉर्मूला क्या होता है, ओरिजिनल वेट जो 24, और वो डिस्टर्ब हो जाएगा इसी के वैलेंसी से, एक्स फैक्टर से। एक्स फैक्टर मतलब यहाँ पर समझौता हो जाएगा वैलेंसी, तो हम जानते हैं कि मैग्नीशियम का +2 चार्ज होता है, तो कट जाएगा तो मेरा आंसर 12 ही हो जाएगा। ठीक है। तो वैलेंसी के आधार पर हम आराम से निकाल सकते हैं, किसी भी प्रकार का हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जैसे हम दूसरा कंडीशन पर बात करते हैं, मान लीजिए अगर आयन होगा, कोई क्या होगा, आयन होगा। आयन के केस में भी आपको चार्ज ले लेना है। जैसे जैसे कि हमें अब HNO3 का निकाल, किसका निकालना है, तो देखिए हम स्ट्रक्चर भी बताएंगे अभी, लेकिन फिर भी हम बहुत सारे कंपाउंड को आयन के हिसाब से जज कर सकते हैं। जैसे कि NO2CO3 आया, अब हमें इसका निकालना है इक्विवेलेंट वेट। तो हम जानते हैं इसका मोलिकुलर वेट को निकाल लेंगे, कितना होगा, तो जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सोडियम का 23, 23 दूना कितना हो जाएगा, 23 दूना 46, उधर फिर कार्बन का हो जाएगा 12, और एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 किया 48। ठीक है। 48 12 कितना हो गया 60, तो 106 कितना हो गया, 106 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, हमें अभी इसका तुल्यांकी भार निकालना है, Na2CO3 निकालना है। तो हम क्या बताएं, इसका जो ओरिजिनल वेट है, मतलब ओरिजिनल अनुभार मोलिकुलर वेट जो है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा एक्स फैक्टर की वजह से। अब समस्या यहाँ है कि यहाँ का एक्स फैक्टर निकाले कैसे। यहाँ पर एक्स फैक्टर जब क्या करेंगे, इस तरह का सवाल आएगा तो आपको आयन में तोड़ देना है। हम जानते हैं कि CO2 का -2 होता है, इधर देने का +1 होता है। इसका मतलब एक्स फैक्टर यहाँ पर कितना हो गया 2, मतलब आयन को आपको बैलेंस कर देना है। जैसे कि मान लीजिए H और Cl का निकालना, अगर कभी फंस गया तो हम जानते हैं कि इसका +1 होता है -1, यहाँ पर एक्स फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स फैक्टर मेरा वन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम शॉर्टकट में आपको बताएंगे एक्स फैक्टर कैसे जज करेंगे। दैट मीन्स कि मेरा यहाँ पर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनली 53 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, 53 ग्राम इक्विवेलेंट भी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन अगर रहता है कि हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है किसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट का, K2 Cr2, उससे उधर आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इसका -2 होता है, इधर +1, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर अगर एक्स फैक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि MgCl2 का निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो पहले एक्स फैक्टर कैसे जज करेंगे, हम जानते हैं कि मैग्नीशियम का +2 होता है, तो Cl भी तो माइनस चाहिए, इसलिए यहाँ पर एक्स फैक्टर 2 हो गया। ठीक है, तो मैक्सिमम कंपाउंड को हम जज कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए आ गया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्या आ गया, हम जानते हैं कि एल्युमिनियम का +3 होता है, इसलिए यहाँ 3 को एच चाहिए, इसलिए यहाँ पर एक्स फैक्टर क्या हो जाएगा मेरा, 3 हो जाएगा। ठीक है, एक्स फैक्टर निकालने सीख गए तो एकदम बात बन जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए CH3COOH आ गया, इसका एक्स फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो हम देख रहे हैं कि ये माइनस और ये प्लस होता है, इसका मतलब -1 +1, दैट मीन्स एक्स फैक्टर 1 कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा आई थिंक की दिक्कत नहीं होगा। अब एक लास्ट इस पर हम लोग कंसेप्ट समझते हैं, उसके आधार पर सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो ये कितना नंबर था, आई थिंक ये आपका 3 नंबर ही था। ठीक है। तो तीसरा नंबर में हम लोग समझते हैं कि तीसरा नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सो बी केयरफुल। ठीक है। ये कैसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग एसिडिटी के हिसाब से कैसे जज करेंगे। ठीक है, एसिडिटी, ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे किसका, ई का, ऑन एसिडिटी, किस पर, ऑन एसिडिटी। देखिए बच्चों, एसिडिटी निकालते कैसे हैं, जैसे कि मान लीजिए H3PO3 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, H3, इवन बेसिसिटी लिखने ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो बेसिसिटी, बेसिसिटी को ही हम पहले समझते हैं। ठीक है, बेसिसिटी,
ठीक है। बेसिसिटी का मतलब होता है क्षारकता। ठीक है, किसके आधार पर हम लोग क्षारकता के आधार पर गणना करेंगे, किसका, तुल्यांकी भार का। किसके आधार पर, क्षारकता के आधार, क्षारकता के आधार पर। तो देखिए बच्चों, क्षारकता हम लोग कैसे जज करेंगे कि कुछ कुछ क्वेश्चन का इक्विवेलेंट वेट निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको स्ट्रक्चर पर कमांड होनी चाहिए। जैसे कि H3PO3 का हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है, हमें क्या निकालना है, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार हमें निकालना है, तो शॉर्टकट में ई और नीचे में H3PO3 लिख देंगे। तुल्यांकी भार निकालने का कंसेप्ट क्या है, इसकी वेट को ऊपर में लिखेंगे, तो वेट तो हम लोग निकाल सकते हैं, 3 प्लस फास्फोरस का कितना हो जाएगा, फास्फोरस 15 है तो यहाँ पर हो जाएगा 31। ठीक है, इधर प्लस ऑक्सीजन का 8 × 16 दिया 48। ठीक है, अब बटे में क्या आ जाएगा, एक्स फैक्टर। अब समस्या यहाँ पर है कि यहाँ पर एक्स फैक्टर को कैसे निकाला जाए। देखिए बच्चों, बी केयरफुल, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ कुछ सवालों में आपको एकदम कंप्लीट स्ट्रक्चर बना करके देखना पड़ेगा, और यहाँ पर एक्स फैक्टर बेसिटी होगा। तो जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे H3PO3 का, तो हम देखते हैं कि आपको दिमाग ला के स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर यही पॉसिबल है, H3PO3। ठीक है, तो जब मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, हम लोगों ने क्या देखा कि OH कितना है, यहाँ एक और एक, यहाँ पर एक, दो ही OH है। तो बेसिटी क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। दैट मीन्स एक्स फैक्टर यहाँ पर दो होगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा, OH का संख्या जितना अधिक होगा उतनी ही बेसिटी होती है। दैट मीन्स यहाँ पर एक्स फैक्टर क्या हो जाएगा, मेरा दो हो जाएगा। ऊपर में जोड़ देंगे हम, कितना हो जाएगा, तो टोटल में मेरा 82, और बाय टू। ठीक है, तो कितना हो गया, बाय टू कर देंगे तो मेरा 41 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा, 41। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ रही है। जैसे कि और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे H3PO4 है। ठीक है, हमें इसका निकालना है तुल्यांक के बाद, तो क्या करेंगे, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम देख रहे हैं, तो आपको दिमाग लगा के स्ट्रक्चर भी बनाना होगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ क्या देख रहे हैं कि तीन वो एच आ जा रहा है, 1 2 3। दैट मीन्स इस कंपाउंड की बेसिटी 3 हो जाएगी, और यहाँ पर जो है एक्स फैक्टर का वैल्यू जो हो जाएगा, मतलब जिस रीजन से मोलिकुलर बिगड़ रहा था वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। बाकी आराम से हम इसका तुल्यांकी भार अब तो आराम से निकाल सकते हैं। जब ऊपर में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा, और नीचे में हम 3 से डिवाइड कर देंगे। इसे डिवाइड कर देंगे, H3PO4 है ना, PO4। ठीक है, किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से। तो हम डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। इसको एक बार जोड़ के देख लेते हैं, 98 हो रहा है ना। तो हाइड्रोजन का इधर हो गया 3, और फास्फोरस का हो गया 31, और एक बार 16 चौके 64। ठीक है, तो 98/3, तो 3 3 9, 3 2 6, 3 6 18, 3 6 18, लगभग इतना मेरा आ गया। ठीक है, तो अब आपको देखिए बच्चों, अब हम लोग समझते हैं कि द रिलेशन बिटवीन मोल्स एंड ग्राम इक्विवेलेंट। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट बाई। ठीक है, तो मोल्स और ग्राम तुल्यांक के बीच में क्या संबंध है, कुछ चीज को देखिए। कंसेप्ट क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट का, ग्राम इक्विवेलेंट। और अभी हम लोगों ने पढ़ा इक्विवेलेंट वेट और क्या होता है, मोलिकुलर वेट बटे एक्स फैक्टर। अब ये एक्स फैक्टर ऊपर चले जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो गया, गिवन वेट दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, और इनटू एक्स। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने एक चीज क्या पढ़ा था, स्टार्टिंग में याद कीजिए, नंबर ऑफ मोल। ठीक है, मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, गिवन वेट दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, ये फॉर्मूला होता था। इसलिए इसके जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग, एन लिख सकते हैं, तो एन इंटू एक्स हो जाएगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा एक्स इंटू एक्स। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि गिवन वेट बाय, दैट मींस ग्राम इक्विवेलेंट, इसको तो लिख सकते हैं एन इंटू एक्स, मतलब कि मोलों की संख्या को गुना कर देंगे मोल फ्रैक्शन से, तो मेरा ये रिलेशन निकल के आ जाएगा। तो फाइनली आपको इस रिलेशन को एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, एन इंटू एक्स। ठीक है,
क्या होता है, मोल फ्रैक्शन से ये रिलेशन आपको याद रखना, ठीक है। अब कुछ कंसेप्ट को याद रखना, जैसे कि मिली मोल्स, एम मोल्स। मिली मोल्स का मतलब क्या होता है कि मिली मोल्स मतलब मोल पहले निकाल लेंगे, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, और मिली जब आएगा थाउजेंड से, तो कहीं पर भी आपका मिली आता है, मिली मोल्स की बात हो रही है तो मोलिकुलर वेट से डिवाइड करेंगे, मिली इक्विवेलेंट की बात हो रही है तो इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करेंगे, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। मोल्स में आएगा मोलिकुलर वेट, और इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट में आएगा आपका इक्विवेलेंट, ठीक है। अब जैसे कि आप घर में क्वेश्चन बना सकते हैं, कैलकुलेट दी इक्विवेलेंट, ये सभी क्वेश्चन को आप बनाइए, जितना भी हम क्वेश्चन दिए हैं। अगर आपसे नहीं बन पा रहा है, आप हमको व्हाट्सएप में भी पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रकार का दिक्कत हो तो आप जरूर पूछें, ठीक है। तो इन सभी को आप लोग क्या करें, घर में बनाए और निकालें, ठीक है। और आज क्लास से कंसेप्ट से रिलेटेड एक हम बहुत ही शानदार क्वेश्चन को आज हम लोग करते हैं और समझते हैं। ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बता रहा है कि इक्विवेलेंट वेट वो पे बाई वेलेंट है, देखिए बच्चों ध्यान से समझिए, यहाँ बाई वेलेंट कह रहा है, मतलब कि प्लस टू वाला। बाई वेलेंट का मतलब प्लस टू वैलेंसी रहेगा। द मोलिकुलर वेट ऑफ ईच क्लोराइड इज, कह रहा है कि बाई वेलेंट मेटल जो होता है उसका इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है, दैट मीन्स कि ऑलरेडी इक्विवेलेंट वेट यहाँ पर दिया हुआ है, किसका, बाई वेलेंट मेटल का। तो वेट ऑफ इट्स क्लोराइड, इसका मतलब मेटल का मतलब क्या होता है, मेटल का मतलब एम, और बाई वेलेंट यहाँ कह रहा है, इसका मतलब कि एम का प्लस टू चार्ज होगा, इसका मतलब एम सी एल टू होगा। लेकिन ये एम क्या है ये तो हमें पता नहीं है, इसका मतलब ये वेट दिया हुआ है, मूल्यांकीय भार दिया हुआ है। तो कह रहा है कि क्लोराइड का आणविक भार निकालिए, इसका मतलब ये जो क्लोरीन बता है उसका आणविक भार, तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तुल्यांकीय भार निकालने का फॉर्मूला, दिया गया द्रव्यमान बटे क्या होता है, या ईश्वरी तुल्यांकी भार बराबर हम लोगों ने पढ़ा है मोलिकुलर वेट बटे एक्स, ठीक है। उसका आणविक द्रव्यमान बटे एक्स फैक्टर, और ई का वैल्यू ऑलरेडी मेरा दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ, 37.2, और यहाँ मोलिकुलर वेट रहने देंगे, और इक्विवेलेंट एक्स फैक्टर क्या आ गया, टू, एक्स फैक्टर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है बाई वेलेंट, बाई वेलेंट का मतलब हो गया कि उसका वैलेंसी कितना है, टू है, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से एम जीरो इसके आणविक द्रव्यमान का मान कितना आ जाएगा, आणविक द्रव्यमान का मान यहाँ पर आ जाएगा 74.4, ठीक है। आणविक द्रव्यमान जब निकल गया हम लोग का 74.4, ठीक है। तो कह रहा है कि क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो मेरा 74.4 यहाँ पर हुआ। लेकिन आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि द मोलिकुलर वेट ऑफ इट्स क्लोराइड, मतलब मेटल का जो क्लोराइड है उसका मोलिकुलर वेट बताना है, इसका मतलब हमें MCl2 का वेट निकालना है, इसका निकालना है MCl2 का, ठीक है। तो मेटल का कितना आ गया, मेटल का तो ऑलरेडी दिया हुआ है, मेरा कितना है मेटल का, मेटल का तो मेरा आ गया 74.4, ऊपर में अभी हम लोगों ने निकाला, मेटल का 74.4 आ गया, और उसके बाद क्या है MgCl2 है, और एक क्लोरीन का हम जानते हैं 35.5 होगा, 35 गुना 71, हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 145, 145.4, ठीक है। तो ये मेरा ये सी नंबर एग्जाम होगा, ठीक है। तो ध्यान देना है, आपका इक्विवेलेंट वेट जो है वो आपका बाइवेलेंट मेटल से केस में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो निकलेगा मेरा आणविक द्रव्यमान सोल्व करके, ये जो आणविक द्रव्यमान आएगा मोलिकुलर वेट आएगा, ये मेरा किसका आएगा, ये मेटल के लिए, ठीक है। तो मेरा आंसर ये होगा। तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट का, इक्विवेलेंट वेट का जो कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके आने वाले पैटर्न जो हम पढ़ेंगे आगे, 12 का क्लास का पढ़ाई करें आगे, जितने भी क्लासेस हम लोग पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। आज ये कंसेप्ट को आपको एक्सप्रेस समझना है, ठीक है। जिन बच्चों को दिक्कत है तो आप वीडियो को बार बार देखें, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और समझेंगे मोलेरिटी, मोलिनिटी, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन, इन सभी को, दैट मीन्स कि विलयन के कंसंट्रेशन को कैसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। ये क्लास थोड़ा लंबा होगा, आप लोगों को जरूर बने रहना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।